नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी। आज आपका भारतीय इतिहास में हार्दिक स्वागत करता हूं। और नमस्कार मित्रों, आज हम लोग भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास का प्रारंभ है और आज हम लोग चालू करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला यह जो हमारा बैच है वो रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, अन्य जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी के लिए बड़ा ही यूजफुल है। तो बच्चों, इसे आप लोग पूरा अंत तक देखते रहिए, अंत तक बने रहें और शेयर भी करते रहें अपने अपने ग्रुप में। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, पहला ही सवाल है आपके पास में, दिल्ली सुल्तान का प्रशासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कब प्रारंभ हुआ? बच्चों, आपको दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ होने के पहले से मैं बता देता हूँ। जब मोहम्मद गौरी और दिल्ली के उस समय पर जो बादशाह थे, सम्राट, उनके बीच युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान, जिसमें 91 में युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और 92 में पृथ्वीराज चौहान हार गए। इसके बाद धीरे धीरे मोहम्मद गौरी का शासन बढ़ना स्टार्ट हो गया। फिर उनके जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता को संभाला और वो सुल्तान के पद पे धारित नहीं हुए, सिर्फ उनके एक सिपह सलाहकार के रूप में काम किया। लेकिन दिल्ली की वास्तविक जो जिम्मेदारी थी, वास्तविक शासन प्रारंभ किया, वह इल्तुमिश ने किया और वो 1206 में किया। तो राइट आंसर होता है बच्चों 1206 में दिल्ली सुल्तान का प्रशासन कब प्रारंभ हुआ? 1206 से 6 ईस्वी में होता है। राइट आंसर है। आप लोग कमेंट भी करते रहें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट है, दिल्ली सुल्तान का जो क्रम है, उनमें से आपको क्रम ये ज़्यादातर एग्जाम पे आता है और क्रम अक्सर एक भी थोड़ा मिस हो गया तो सारे के सारे जो आंसर हमारे गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें तुगलक, लोधी, सैयद, इलवरी और खिलजी वंश। बच्चों, आप लोग रफ और पेन जरूर अपने साथ रखिए ताकि हम कुछ बताते रहें, आप लोग उसे नोट भी करते रहें, बहुत ज़रूरी है। तुगलक वंश की बात करते हैं, लोधी, सैयद, इलवरी, खिलजी। बच्चों, जब पहला शासन हुआ गुलाब वंश का शासन हुआ। 1206 में गुलाम वंश आया, 1206 से 1290 तक गुलाम वंश रहा। और इसमें जैसे यहाँ पे गुलाम वंश कहीं आपको लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा बच्चों, इसी में थोड़ा सा पेंच है। इलवरी वंश को ही गुलाम वंश कहते हैं। तो सबसे पहले आप देख ली 4, किस में देखते हैं 4 है स्टार्टिंग पहला। हाँ, पहले ही आपको मिल गया। इन पहले वाले में 4 नहीं है, दूसरे में भी 4 नहीं है, तीसरे में नहीं। तो राइट आंसर 4th जो क्वेश्चन है उसमें पहला ऑप्शन आपके मिल गया, 4 आ गया। फिर इलबरी या गुलाम वंश के आते हैं, आप लोग नोट भी करते रहें। इसके बाद खिलजी आते हैं। खिलजी वंश का शासन होता है 1290 से 1320 तक होता है बच्चों। और इसके बाद गुलाम वंश का शासन होता है। गुलाम वंश 1320 से लेकर के 14 से 14 तक गुलाम वंश होता है। इसके बाद बच्चों आता है सैयद वंश। सैयद वंश होता है 14 से 1451 तक। नेक्स्ट आता है बच्चों लोधी वंश, 1451 से 1526 तक। इस तरह से आप लोगों ने देख लिया है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। तो और लोधी वंश के बाद 1526 की बात करते हैं तो लोधी वंश में ही बाबर आए और बाबर का युद्ध हुआ और फिर इसके बाद शासन आ गया किसका? मुगलों का आ गया। तो आपके पास राइट आंसर होगा बच्चा 4, 5, 1, 3, 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने बनवाया? बच्चों, कुतुब मीनार की जब बात करते हैं हम लोग तो कुतुब मीनार जो दिल्ली में आपको दिखाई देता है, ईंट से बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। क्या है बच्चों? पकी हुई ईंट से बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार की जब बात करते हैं तो कुतुब मीनार की जो प्रारंभिक जो नींव पड़ी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसमें इल्तुमिश ने इसमें आगे उसका विकास किया। इल्तुमिश के बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसे और अच्छे तरीके से बनवाया। इस तरह से कुल मिला के वह 5 मंजिला इमारत है। यह दिल्ली के मेहरौली में स्थित है और दुनिया की ईंट से सबसे बनी इमारत है। बच्चों, यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें कुतुब मीनार का प्रसिद्ध शासक जो पूर्ण रूप से कराया वो इल्तुमिश ने कराया। प्रारंभ में किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। और फाइनली किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने कराया।
नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो पहला ऑप्शन है बच्चों नासिरुद्दीन, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा है बहराम शाह, चौथा है आराम शाह। राइट आंसर है बच्चों, आप लोग थोड़ा सा कमेंट भी करते रहें, देखते भी रहें। नासिरुद्दीन शाह जो हैं इसके राइट आंसर होंगे। नासिरुद्दीन शाह के बारे में हम बता देते हैं, 20 सालों तक प्रधानमंत्री का कार्य किया बलबन ने, नासिरुद्दीन शाह के शासनकाल में किया, उनका प्रधानमंत्री रहा। और बलबन की बात करते हैं तो बलबन दिल्ली सल्तनत में मामलुक वंश का था। किस वंश के थे बच्चों? मामलुक वंश के 9वां सुल्तान था। किस मामलुक वंश के 9वें सुल्तान थे। और बलबन का असली नाम था बहाउद्दीन। किस नाम से गद्दी पे बैठता है बलबन? बहाउद्दीन के नाम से गद्दी पे बैठता है। 1266 से 1287 के बीच में शासन करता है। बलबन बहुत ही प्रभावशाली शासक साबित हुए थे। जिस तरह से खिलजियों में बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी थे, वैसे ही इस वंश में बलबन भी थे। दोनों के लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते काम थे। अगले सवाल की तरफ चलते बच्चों हम लोग। निम्न में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? प्रभुत्व संपन्न, जैसे हम जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, तो 46 में ही हमारी कैबिनेट बन गई थी और 47 में प्रॉपर हम आज़ाद हुए 15 अगस्त के दिन। तो हम डोमिनियन स्टेट के रूप में थे, 2 राष्ट्र डोमिनियन स्टेट के रूप में थे, एक भारत और एक पाकिस्तान। 26 जनवरी 1950 को हम स्वतंत्र रूप से गणतंत्र हुए और प्रभुत्व संपन्न हुए। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि स्वयं उस कोई भी डिसीजन होता है उसमें आपको किसी और से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, आपका राष्ट्र स्वयं डिसीजन लेता है। ऐसे सुल्तान की भी बात करते हैं तो सुल्तान क्या प्रभुत्व संपन्न, कोई भी डिसीजन स्वयं ले सकता है, उसे प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। तो पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। राइट आंसर होगा बच्चों इल्तुतमिश होगा। इल्तुतमिश पहले प्रभुत्व संपन्न जो है सुल्तान थे दिल्ली के। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है। अगले सवाल की तरफ चलते बच्चों। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन सा था? सेम वही प्रश्न है, उद्धारक या वास्तविक शासक कौन सा था जिनने दिल्ली पे गद्दी पे बैठते हैं? वो थे इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा बच्चों? इल्तुतमिश जो हैं दिल्ली के पहले सुल्तान हुए और वे दिल्ली के उद्धारक भी हुए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है आपके पास में, चंगेज खान ने अलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और नासिरुद्दीन खुसरो। तो राइट आंसर होगा बच्चों, आप लोग कमेंट भी करते रहे, देखते भी रहे थोड़ा सा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा बच्चों इल्तुतमिश के समय में चंगेज खान ने भारत पर उसका पीछा करते हुए भारत की सीमाओं पे आया था और वो भी सिंधु नदी तक आया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान जलालुद्दीन मकबरनी किसको लाए थे बच्चे? जलालुद्दीन मकबरनी को पीछा करते हुए आया। 1220 से 1221 ईस्वी के बीच में सिंध पर आक्रमण किया। चंगेज खान ने जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा किया और उससे मार गिराया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते बच्चों हम लोग। निम्नलिखित किसको शक्तिशाली अमीरों के एक समूह के चहलगामी विनाश का श्रेय माना जाए? 40 अमीर थे या एक 40 अमीरों का एक ग्रुप था जिसे उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए बनाया था इल्तुतमिश ने। लेकिन धीरे धीरे वो 40 आपस में षड्यंत्र रचना शुरू किए और उनमें से सबसे सुल्तान का करीबी कौन है ये बनना चाहते थे और दिल्ली पर कब्जा जमाना चाहते थे। इन सारी चीज़ों से बलबन ने, जब बलबन गद्दी पर बैठते हैं तो बलबन उन सब 40 अमीरों को उन्होंने क्या किया? समाप्त कर दिया और स्वयं गद्दी पर बैठते हैं। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने लौह और रक्त की नीति लाई। कौन सी लाई बच्चों? लौह और रक्त की नीति लाते हैं। गयासुद्दीन बलबन शक्तिशाली अमीरों में से थे। उन्होंने 40 तुर्कों या उनको नष्ट कर दिया। दूसरी बात करते हैं हम लोग कि जो उनके विश्वासपात थे उनको उन्होंने शामिल किया। अब एक बात करते हैं सबसे पहले हम बलबन के बारे में। बलबन ने सजदा और पौबोस की नीति लाई। कौन सी लाई बच्चा? सजदा और पौबोस। सजदा सर झुका के नमस्ते करना, पौबोस जो है होता है पैर को चूमना, चाहे वह कोई भी हो, उनका स्वयं का रिश्तेदार ही हो। उन्हें यदि दरबार में आना है तो बादशाह के प्रति यह सम्मान प्रदर्शित करना है और स्वयं को वह
सर्वशक्तिमान मानता था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। अगला सवाल है प्रसिद्ध फारसी त्योहार। फारसी त्योहार फारस का था या पारस जो फारसी है। प्रसिद्ध पारसी त्योहार था या फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन, प्रवर्तन मतलब शुरुआत किसने किया? पहला ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुमिश, फिरोज तुगलक और बलबन। राइट आंसर होगा बलबन की बात करते हैं। बलबन ने नवरोज का प्रारंभ करवाया उन्होंने। नवरोज का मतलब होता नया वर्ष। नवरोज का शाब्दिक अर्थ क्या होता बच्चों? नया वर्ष। नवरोज फारसियों का कैलेंडर का पहला दिन है। यह वसंत विषुव के दिन मनाया जाता है, वसंत के त्योहार के आसपास मनाया जाता है। नवरोज को जमशेद जी नवरोज भी कहा जाता है। और नवरोज का मतलब होता है नया दिन। नवरोज यह फारसी त्योहार है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। निम्न में से अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? पहला ऑप्शन है रजिया सुल्ताना, चांद बीबी, मेहरुनिशा, हजरत महल। आप लोग अपने कमेंट भी करते रहें। बच्चों रजिया सुल्ताना के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्ताना थी और यह इल्तुमिश की पुत्री थी। इल्तुमिश के 3 पुत्र थे, तीनों की तीनों नाकाम थे, योग्य नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी जो सत्ता है रजिया को उन्हें अपना वारिस बनाया राज्य का। रजिया पहले से भी पुरुषों जैसे वस्त्र धारण करती थी और वो काफ़ी बहादुर थी, आक्रामक थी और एक अच्छी शासिका के रूप में उन्होंने दिल्ली पर राज किया। और एक स्टोरी है उनके ऊपर कि रजिया सुल्तान उनका जो गुलाम था याकूत, वह उनकी मदद करता था उनके घुड़दौड़ में, अन्य सारी चीज़ों में, और उनसे उनका प्रेम प्रसंग भी था। लेकिन एक बार कहीं जा रही थी अपने गुलाम के साथ में, तो उनका स्वयं का गवर्नर अल्तुनिया ने उस पर अटैक कर दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, कैद कर लिया। लेकिन दिल्ली की सत्ता पर उनके भाई लोग कब्जा जमाना चाहते थे, तो उन्होंने एक राजनीति की और उन्होंने याकूत जब मारा गया तो उन्होंने शादी कर ली किससे बच्चों? अपने गवर्नर से शादी कर दी, अल्तुनिया से। और अल्तुनिया से शादी करने के बाद स्वयं दिल्ली की गद्दी पर आना चाहती थी, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बहराम शाह बैठ गया और युद्ध में अल्तुनिया और रजिया सुल्ताना दोनों मारी गईं। तो राइट आंसर होगा बच्चों रजिया सुल्ताना। दूसरा ऑप्शन है चांद बीबी। चांद बीबी दक्षिण भारत की महान शासिका रही हैं। जब अकबर का राज्य था उस समय पर उन्होंने अकबर की सेना से लोहा लिया था। अगले सवाल की तरफ चलते बच्चों। रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? अल्तमश या इल्तुमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन या बलबन। राइट आंसर होगा इसमें इल्तुमिश होगा राइट आंसर है बच्चों। उनकी यह योग्य शासिका, योग्य पुत्री थी और दिल्ली की पहली महिला शासिका भी थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वे दो वंश कौन से थे जो खिलजी के शासकों के तत्काल और पहले शासन किए? बच्चों हमें क्रम जानना बहुत जरूरी है। रट्टू तोता होने से अच्छा है कि किसी भी चीज का गहन अध्ययन जरूरी है। हम उस तरह से एक बार, क्योंकि हमारा याद करने का जो क्रम होता है बच्चों बहुत ही धीरे धीरे चलता है। घंटे की जो सुई होती है उसकी तरह याद करने का क्रम होता है, भूलने का क्रम हमारा सेकंड की सुई की तरह होता है। इसलिए याद किसी चीज़ को जब करें तो उसमें विचार करना होता है। खुद को उसके अंदर में आप ऐसा मनन करिए कि ऐसा लगे कि आप उसके स्टोरी के आसपास घूम रहे हैं। तो 2 वंश कौन कौन से थे जो खिलजी वंश के पहले थे? तो खिलजी के पहले और बाद की बात कर रहा है। तो बच्चों खिलजी वंश के पहले गुलाम वंश का था, क्योंकि खिलजी 1290 से लेके 1320 तक थे और 1206 से 1290 के बीच में गुलाम वंश था। तो पहले कौन है? गुलाम। और बाद में कौन हो जाएगा बच्चों? तुगलक वंश हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलाम तुगलक। आप लोगों को दिख रहा है कहीं? बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, गुलाम और तुगलक वंश। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। अगला सवाल है दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन से थे? खिलजियों के बारे में बात करते हैं। तो खिलजियों का शासनकाल क्या था बच्चों? 1290 से 1320 तक। और खिलजियों की बात करें तो उसका जो आपने मूवी भी देखी होगी, मूवी का नाम था पद्मावती मूवी देखा होगा शायद, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अटैक करते हैं और वहाँ पर महिला जब राजा रतन सिंह मारे जाते हैं, इसके बाद में जो रानियां हैं जौहर कर लेती हैं। तो दिल्ली
खिलजी जो हैं वो तुर्क थे। क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? तुर्क थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला, सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन सा था? पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोधी। देखिए अभी तक इनके पहले जितने भी सुल्तान हुए भारत में, दिल्ली पर जो शासित हुए, वो सभी अरब के खलीफा को नजराना भेंट करते थे। क्या करते थे बच्चों? उन्हें नजराना भेंट करते थे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे। लेकिन दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान हुआ अलाउद्दीन खिलजी, जिसने उन्हें नजराना देने से मना कर दिया और स्वयं को सर्वशक्तिमान या सिकंदर सानी के नाम से जाना जाने लगा। और आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बच्चों अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। दिल्ली वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, क्या बनाई थी? देखिए अभी तक जो भी सरकारें थी, जो भी राजवंश थे, उन्होंने क्या किया? इक्का प्रथा लाया। और कोई भी यदि सैनिक होते थे, उनके कार्य के बदले उन्हें जमीनें दे दी जाती थी कि आप उस पर जो भी टैक्स होता वो आप स्वयं वसूलिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के आने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने प्रॉपर एक स्थायी सेना रखी। स्थायी सेना के साथ साथ उनके जो घोड़े थे, घोड़े दागने की प्रथा रखी उन्होंने। प्रॉपर जो उनके सैनिक थे उनकी निगरानी होती थी और उन्हें एक फिक्स सैलरी दी जाती थी। अब क्योंकि सैलरी दी जाएगी तो बाजार जरूर होना चाहिए, क्योंकि बाजार यदि महंगा होगा तो उतनी सैलरी में उनको हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने बाजार में एक कंट्रोल पावर लगा दिया कि सारी चीज़ों का रेट फिक्स किया ताकि उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो दिल्ली सल्तनत वंश की विशालतम सेना जो उन्हें नगद वेतन भुगतान किया जाने लगा, वो थे अलाउद्दीन खिलजी थे। अगले सवाल की तरफ चलते बच्चों। मदुरई का सफलतापूर्वक या मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन सा था? खिज्र खां, मोहम्मद गौरी, मलिक काफूर, मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर होगा बच्चों मलिक काफूर। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम थे और उनके क्या थे? एक वफादार गुलाम थे और उनके सेनापति थे दक्षिण भारत के लिए, और उन्होंने दक्षिण भारत का विजय प्राप्त करके और यह इतिहास में अपनी उपलब्धि दर्ज किया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। मलिक काफूर जनरल थे, वही सवाल है, थोड़ा सा घुमा दिया। सिकंदर लोधी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, हुमायूं। राइट आंसर होगा बच्चों अलाउद्दीन खिलजी, उनके जनरल थे, सेनापति थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। और यहीं पे पिछला सवाल है जैसे लिखा हुआ है यहाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ये किसके सेनापति थे? ये थे मोहम्मद गौरी के। बाजार विनिमय प्रणाली, विनिमय लेन देन, कि आप जिसके पास में गेहूं है, चावल जिसके पास है चावल ले लो, गेहूं दे दो, इसे विनिमय प्रणाली के अंतर्गत भी माना जाता है। एक फिक्स वैल्यू डिसाइड करना। मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुमिश, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या गयासुद्दीन तुगलक द्वारा? तो राइट आंसर है बच्चों अलाउद्दीन खिलजी, इसके राइट आंसर होते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। वह सुल्तान कौन सा था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो राइट आंसर होगा बच्चों पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन, गयासुद्दीन, मोहम्मद, कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर होगा बच्चों अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने खलीफा के अधिकार को मानने से मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि जो ईश्वर की या अल्लाह की जो किरण है वो सीधे किस पर पड़ती है? बादशाह में पड़ती, सुल्तान पर सीधे पड़ती है। मुझे खलीफा के पास जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जो है परमात्मा ईश्वर जो है सीधे सीधे अपना आशीर्वाद हमें स्वयं देता है, हम दूसरे से आशीर्वाद लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत का तोता किसे कहा जाता है? तोता किसे कहेंगे आप थोड़ी सोचिए। जो अपने देश के गुणगान करता हो, अपने देश के बारे में ही बोलता हो, उसे ही तोता कहा जाएगा। तो बच्चों इसमें राइट आंसर होगा, पहला आंसर है हुसैन शाह, अमीर खुसरो और बारबरक शाह नानक। राइट आंसर होगा बच्चों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों के राज्य में उनमें कार्य किया। 7 सुल्तानों के शासन काल में वे दरबार में थे अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है।
दूसरी बात करूं, खड़ी बोली के जनक भी कहा जाता अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को कव्वाली के जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो एक विद्वान थे, वो संगीत में भी माहिर थे और अन्य सारी चीजों में माहिर थे। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? अमीर खुसरो। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से बलवंश से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का उपभोग किसने किया? तो कहां से ले हो रहा है बच्चों? गयासुद्दीन तुगलक से लेकर के बलवंश से गयासुद्दीन तुगलक तक। पहला ऑप्शन है बदायूनी, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, इब्न तूता। तो यहां पे बच्चों राइट आंसर होगा आपका अमीर खुसरो। क्या आंसर बच्चों? अमीर खुसरो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह विक्षिप्त था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया और उसने चीन के साथ युद्ध किया। बच्चों मैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताता हूं। ये दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन दो चीजें आपकी बताता हूं मैं। सिद्धांत एक अलग होता है और व्यवहारिक ज्ञान दूसरा होता है। किताबी और व्यवहारिक ज्ञान में दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। व्यवहारिक ज्ञान वक्त परिस्थिति के हिसाब से बदल जाता है, लेकिन जो किताबी ज्ञान होता है वो सिर्फ एक स्थिति के हिसाब से ही चलता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को किताबी ज्ञान था, व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल नहीं था। तो कहते वह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं थे। रीजन ये था कि उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दी। पहली चीज तो जो लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं उनका जनजीवन अलग था, अब महाराष्ट्र का जनजीवन अलग था। दौलताबाद जो वर्तमान का औरंगाबाद, और उसके पहले उसका क्या नाम था बच्चों? देवगिरी नाम था। ये आंसर में आता है कि पुराना नाम दौलताबाद का पुराना नाम क्या था? तो बच्चों आप उसे क्या आंसर देंगे? देवगिरी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की एक और असफलता थी कि उन्होंने जो मानक सिक्के जारी कर दिए, और मानक सिक्के जारी करने से भी सरकार का जो धन है वो खाली हो गया और लोगों के पास वो धन आ गया, और सरकार के पास वह सिर्फ एक मानक जो है सिक्के रहे। वर्तमान दौलताबाद एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की राजधानी स्थानांतरित किया किसके समीप थी? मैसूर, औरंगाबाद, निजामाबाद, भोपाल। राइट आंसर बच्चों औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र में है, और इसे पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली के सुल्तान कौन से थे? फिरोज शाह तुगलक, दूसरा है बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर होगा बच्चों इसमें फिरोज शाह तुगलक एक राइट आंसर है। ब्राह्मण पर भी उन्होंने टैक्स लगाया, जजिया लगाया। एक्चुअली में ये जो कर था ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के ऐसे पहले सुल्तान थे जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, और ख़ास बात यह थी कि गैर मुसलमानों पर था। और जजिया कर को धिम्मा कहा जाता है, नोट कर लीजिए आप लोग, जजिया कर को धिम्मा भी कहा जाता है। यदि कभी आंसर कहीं लिखा रहता है कि धिम्मा किसे कहा जाता है, तो जजिया कर को कहा जाता है। जजिया कर प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता था। इसमें छूट थी, किन्हें थी बच्चों? ये महिलाओं को छूट थी इस कर से, बुजुर्गों को थी छूट, बच्चों को थी, विकलांग, बीमार, पागल, जो भिखारी हैं उनको भी नहीं देना पड़ता था, तपस्वियों को छूट थी। इस तरह से इन सभी लोगों को छूट थी। दिल्ली की सड़कों पर ब्राह्मण लोग गए और उन्होंने भूख हड़ताल कर दी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक नहीं माना और लोगों को अपनी हड़ताल समाप्त करना पड़ा और टैक्स देना पड़ा अंतोगत्वा। बाद में यह जजिया कर जब मुग़ल बादशाह अकबर आते हैं, मुग़ल बादशाह अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। अगले सवाल की तरफ करते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम लोग लाते रहें। और यह है आरआरबी ग्रुप डी और अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।